नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 30 नवंबर 2020 और गाइस ये है हमारी द हिंदू एडिटोरियल्स का अनाउंसमेंट। तो देखते हैं कि आज हमको कौन से आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करना है। वैसे तो आज हमको दो आर्टिकल को डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है द पेरिस एग्रीमेंट इज़ नो पेनेशिया। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है पेरिस एग्रीमेंट। इस आर्टिकल में हम पेरिस एग्रीमेंट के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज ग्लोबल वार्मिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है वर्ल्ड में, जिसके लिए पेरिस एग्रीमेंट को लाया गया था वर्ल्ड की कंट्रीज़ के बीच में, जिससे कार्बन इमिशन को कम किया जाए। जिसके लिए पास्ट में यूएसए और चाइना द्वारा इस पेरिस एग्रीमेंट से पहले भी अन्य प्रोटोकॉल्स, डिक्लेरेशंस, एग्रीमेंट्स को लाया गया था, जैसे रियो डिक्लेरेशन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल्स 1997, जिनका मकसद सिर्फ एक था, कैसे भी ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। लेकिन जो नाकामयाब रहे ग्रीन हाउस गैस को कम करने में, इस पेरिस एग्रीमेंट को साइन अन्य सपोर्टर्स कंट्रीज़ द्वारा किया गया था, जैसे इंडिया द्वारा भी इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। लेकिन जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक डर था, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्हीं द्वारा जो रूल्स बनाए गए ग्रीन हाउस को कम करने के लिए, उन कंट्रीज़ द्वारा उनका उल्लंघन किया जा रहा था, और वैसे भी आज भी किया जाता है। और उन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज़ द्वारा यही कहा गया कि ये पेरिस एग्रीमेंट से कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही सक्षम है ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, जिसके लिए उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट को भी बंद कर दिया गया है। इसमें यूएसए पूर्वीय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया गया है अभी इस साल। और आज पेरिस एग्रीमेंट कोई उतना सक्षम नहीं है इन्वायरमेंट से संबंधित सभी समस्याओं को ख़त्म कर सके, क्योंकि हो क्या रहा है कि आज जितनी भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा सिर्फ उन प्रोटोकॉल को फॉलो ही नहीं किया जा पा रहा, और जिससे सभी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक कॉमन कोई प्रॉब्लम के लिए काम नहीं किया जा रहा है इनके द्वारा, जिसके लिए आज पॉलिटस कंट्रीज़ द्वारा उनका भुगतान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिस्टर ट्रंप द्वारा पहले पर्सन रहे जिनके द्वारा पेरिस एग्रीमेंट को बेकार बोलने वाले बने वो इंसान। इससे पहले भी कई साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट द्वारा इसकी निंदा की गई जब इस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था। उस समय नेशनल, इंटरनेशनल लेवल्स पर जो एक्शन लिए गए वो उतने सक्षम ही नहीं थे जो अच्छे से आउटकम्स दे सके। जिन एक्शंस में ये नहीं शामिल किया गया कि ग्लोबल टेम्परेचर की लिमिट बढ़ रही है, उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, जिससे पृथ्वी को आपदाओं से बचाया जा सके। ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया। बल्कि हुआ क्या, इस एग्रीमेंट के द्वारा ग्लोबल टेम्परेचर पर नहीं, बल्कि इस एग्रीमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ का नुकसान होता है। सारा का सारा इल्ज़ाम से बड़ी बड़ी कंट्रीज़ छोटी छोटी कंट्रीज़ पर, डेवलप कंट्रीज़ पर लगा देती हैं, जिससे इन कंट्रीज़ का एक जो राइट होता है ना, राइट टू डेवलपमेंट का, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप ही नहीं कर पाते। आगे बोला जाता है कि पास्ट में ऐसे कई एग्रीमेंट्स को लाया गया जिसके द्वारा ग्लोबली कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन था प्लानट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 को लाया गया और रियो कॉन्फ्रेंस 1992 को लाया गया था। उन समय पर भी यह साइंटिफिक एविडेंस दिए गए कि ह्यूमन द्वारा ही सिर्फ काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पर, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है आज ग्लोबली में, जो आज हम झेलते हैं, जिसके कारण कंट्रीज़ द्वारा इनिशिएटिव लिए जाते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए व डेवलपमेंट करने के लिए। फॉर्मर जो भारत के जो पीएम थे इंदिरा गांधी द्वारा भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में पॉवर्टी को एक पॉल्यूटर कहा गया, जिसके कारण इन्वायरमेंट में नुकसान ज़्यादा होता है, उनके द्वारा ये बात बोली गई। और यह कॉन्फ्रेंस के बाद भी यूएन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट किया गया था, जिसके द्वारा ग्लोबली में डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के राइट को बनाया जाए। जो ऑब्लिगेशन जो लगाए जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए डेवलप कंट्रीज़ द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ पर, क्योंकि होता क्या है कि सबसे ज़्यादा नुकसान किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ द्वारा ही, और वो सारा का सारा ग्लोबल वार्मिंग का इल्ज़ाम डाल देती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ पे, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। जैसे कि चाइना से द्वारा बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है इंडिया का कि भैया सबसे ज़्यादा आपके यहीं से ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है। और यूएन के कन्वेंशन द्वारा प्रोटोकॉल्स बनाए गए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए वे अपने लग्जरी इमिशंस को कम करेंगे और सर्वाइवल इमिशंस को वे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी फाइनेंशियल पैकेजेस को जारी किया गया, मींस कि एक एड दी जाएगी जिससे डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल में लाया जाए, ग्रो किया जाए उन टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे कि नॉन रिलेवेंट एनर्जीज़ को, जिससे कार्बन एमिशन कम होगा उन टेक्नोलॉजीज़ द्वारा। लेकिन जब 1995 में कॉन्फ्रेंस हुई पार्टीज़ की बर्लिन में, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ द्वारा अपने लाए गए वादों से, जो कॉन्फ्रेंस में लाए गए वादे थे उनसे उनके द्वारा ही उन कमिटमेंट्स को माना ही नहीं गया। उनकी कोशिश थी कि
डेवलपिंग कंट्रीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेंशन हो, जिसके कारण G77 को भी ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन जिसके बाद कई सालों तक रियो कॉन्फ्रेंस के प्रिंसिपल पर ही ग्लोबली में कार्य किए गए थे ग्लोबल वार्मिंग को लेके। लेकिन कई सालों बाद फिर से क्योटो प्रोटोकॉल्स को वर्किंग में लाया गया था रियो प्रिंसिपल्स की जगह पर, जिससे डेवलप्ड कंट्रीज़ के एमिशंस के टारगेट को सेट किया गया था। एक डेवलप्ड कंट्रीज़ द्वारा सिर्फ टारगेट किया गया एमिशन से कि कम से कम एमिशन हो उस टारगेट से, और जिसके लिए प्रोविजंस रूल्स भी बनाए गए थे। लेकिन उन रूल्स को यूएसए द्वारा माना ही नहीं गया, जिससे यूएसए द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ कर लिया गया था 2001 में ही, जिससे वर्ल्ड में क्योटो के साथ साथ रियो प्रिंसिपल भी ख़त्म कर दिए गए थे। फिर उसके बाद जो कोपेनहेगन एग्रीमेंट्स को लाया गया था रियो प्रिंसिपल्स के आधार पर 2009 में, जिन्हें यूएसए और चाइना द्वारा बनाया गया था दोबारा से अन्य कंट्रीज़ के साथ में, जिससे इंडिया के साथ में, जिससे ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया जाए, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए ग्लोबली में। पास्ट में बहुत सारे एग्रीमेंट्स को लाया गया, लेकिन एक भी सक्षम नहीं रहे, क्योंकि इन्हीं कंट्रीज़ द्वारा, जिन कंट्रीज़ द्वारा उनको लाया गया, उन्हीं द्वारा उनका उल्लंघन किया गया। लेकिन जो कोपेनहेगन अकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट को कोपेनहेगन अकॉर्ड एग्रीमेंट्स को जो लाया गया था यूएसए चाइना द्वारा, और उन्हीं को नष्ट भी किया गया था उन्हीं कंट्रीज़ द्वारा जिनके द्वारा उन्हें बनाया गया था, जैसे यूएसए, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील द्वारा, जिसके कारण काफ़ी विवाद रहा था इस अकॉर्ड के लिए। प्रोटोकॉल्स जो बने थे उस पर कोई अच्छे से कोई भी कंट्री द्वारा हाँ नहीं करी गई थी उन प्रोटोकॉल्स एग्रीमेंट्स को लेकर, जिससे कि इन देशों के बीच में एक हाँ वाला एग्रीमेंट हो, और जिसके कारण इस एग्रीमेंट को भी खारिज कर दिया गया था। और जिसके बाद ही सबसे एंड में एक पेरिस एग्रीमेंट को लाया गया था, और जिसे अडॉप्टेड किया गया था 2015 के बाद में वर्ल्ड में। आगे बोला जाता है कि पेरिस एग्रीमेंट जो रूल्स, प्रोटोकॉल्स, प्रिंसिपल थे, वे काफ़ी अलग थे रियो प्रिंसिपल में से, जिसमें फर्स्ट टाइम वर्ल्ड की कंट्रीज़ द्वारा सिर्फ एक ही मकसद था, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को ख़त्म करना, जिसके लिए सभी पार्टीज़ द्वारा इसमें अपने बेस्ट एफर्ट लगाए गए। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के द्वारा ये बोला गया, जिसमें सभी पार्टीज़ द्वारा अपने हर एक दिन के एमिशन की रिपोर्ट को लेना पड़ता है और उन पर अपने रूल्स को बनाया जाता है। लेकिन आज जो एग्रीमेंट वन कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर लाया गया था, जिसमें कंट्रीज़ को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही है, आज सिर्फ अपने ही देश की एमिशन को कम करने में आज वे लोग लगे हुए हैं, ना कि ग्लोबली की जो एग्रीमेंट को, पेरिस एग्रीमेंट को जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बनाया गया था, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर सभी कंट्रीज़ द्वारा ग्रीन गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है आज। और जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन द्वारा भी यह कहा गया कि वर्ल्ड में जब तक सभी देशों द्वारा कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर कार्य नहीं होगा, तब तक ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस को कभी कम ही नहीं किया जा सकता। इसके लिए पेरिस एग्रीमेंट का होना सभी कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी कंट्रीज़ जैसे रिच, पुअर, डेवलपिंग कंट्रीज़ को साथ मिलकर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना होगा। लेकिन ऐसा किसी भी कंट्री द्वारा ये भाषा ही नहीं बोली जाती ग्लोबली की। आज एक कंट्री द्वारा ही खुद से अपने एमिशंस की लिमिट्स के टारगेट सेट होते हैं, और जिनमें कोई भी पेनल्टी नहीं है अगर उन टारगेट्स के ऊपर एमिशन होता है। तो पेरिस एग्रीमेंट के आधार पर हर एक कंट्री द्वारा 5 साल का टारगेट सेट किया जाता है कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। लेकिन ये नहीं पक्का कहा जाता कि वो टारगेट को अचीव भी किया जाएगा। सिर्फ बोला जाता है कि 5 साल में ये टारगेट रहेगा, लेकिन कोई अचीवमेंट की बात नहीं बोली जाती। ये सब खामियां पाई जाती हैं एक पेरिस एग्रीमेंट में। आज आगे बोला जाता है कि साइंटिस्ट द्वारा भी पेरिस एग्रीमेंट की निंदा की जाती है, क्योंकि आज पेरिस एग्रीमेंट के बाद भी ग्लोबली टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस का है पृथ्वी का, जिसके कारण आपदा आई है, बहुत सारे डिजास्टर आए हैं आज, और जिसकी वजह से वर्ल्ड में ओशियन के अंदर का इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स जो पाई जाती है, वो 70 से लेकर 90% तक ख़त्म हो चुकी हैं। अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है 2 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो शायद से ही ग्लोबली में कुछ बचेगा इस प्लैनेट पर आगे आने वाले समय में। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के आधार पर 1 डिग्री सेल्सियस भी एक प्लैनेट काफ़ी ज़्यादा हॉटर टेम्परेचर होता है। आज टेक्नो ऑप्टिशियंस द्वारा बोला जाता है कि टेक्नोलॉजीज़ के आधार पर इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक कंट्रीज़ द्वारा अपने लिविंग्स में चेंज नहीं आएंगे। तो आज एमिशन को कम करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ वेस्ट को भी कम करना होगा, अपनी जो प्रक्रिया हैं उनको भी चेंज करना होगा। आज वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ को मिलकर कार्य करने चाहिए इस क्राइसिस के लिए, जिसके लिए पेरिस एग्रीमेंट को बनाया गया है। अंत में बोला जाता है कि अगर आज
प्लैनेट के इस हॉट टेम्परेचर पर ध्यान अभी नहीं दिया जाएगा तो शायद आगे चलकर वर्ल्ड की सोसाइटी के साथ साथ ग्लोबली इकॉनमी का भी बहुत बड़ा लॉस होगा, जिसमें पता नहीं कि शायद हर एक कंट्री को बहुत अपनी इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा इस सब चीज़ों में चुकाना पड़े। आज यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो बाइडेन द्वारा दोबारा से क्लाइमेट चेंज के लिए पॉलिसीज़ को अडॉप्टेड किया जा रहा है, उनके द्वारा नेट ज़ीरो एमिशन 2050 तक की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा रहा है और वह पेरिस एग्रीमेंट को दोबारा से अडॉप्ट करने की बात बोली जा रही है, जिसके लिए उनके द्वारा पहले रह चुके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जॉन कैरी को क्लाइमेट चेंज एम्बेसडर बनाया गया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के इशू को अच्छे से एड्रेस किया जाएगा और पेरिस एग्रीमेंट से अच्छे से एक्शन लिए जाएंगे यूएसए द्वारा। आज मिस्टर कैरी और मिस्टर बाइडेन के द्वारा उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को पेरिस एग्रीमेंट में दोबारा से वापस ले आया जा पाएगा, जिससे एक क्लाइमेट जस्टिस अच्छे से हो पाएगा यूएसए और इंडिया के साइड से, और उन कंट्रीज़ द्वारा दोबारा से इसे रिजॉइन किया जाएगा, जिससे अन्य कंट्रीज़ द्वारा इस पेरिस एग्रीमेंट से पीछे अपना कदम ले लिया गया था। तो चलते हैं हमारा जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है हिस्टोरिक रिसेशन। इस आर्टिकल में हम आज रीड करेंगे इंडिया की इकॉनमी में कितनी गिरावट आई है, जिसके लिए कौन से सेक्टर्स में आज डिमांड्स को बढ़ाना चाहिए, जिससे इस इकॉनमी के रिसेशन को ख़त्म किया जा सके जल्द से जल्द। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज इंडिया की इकॉनमी में टेक्निकल रिसेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है इस साल के जुलाई सितंबर पीरियड में, जिसे इशूड किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिशियल डेटा द्वारा, जिसके द्वारा बोला गया है कि भारत की जीडीपी में और ज़्यादा गिरावट दिखेगी अगले साल के 2021 तक के मार्च तक में सेकंड क्वार्टर में 7.5% तक की, जबकि आज पहले से ही गिरावट आज भारत की इकॉनमी में 23.9% की है। उसके बाद भी 7.59% की गिरावट और आएगी अभी। आज पूरे भारत में फर्स्ट टाइम ऐसा रिसेशन को देखा गया है इंडिपेंडेंस के बाद इकॉनमी में, जिसमें अभी जीडीपी टोटल 33,14,167 करोड़ की रही, जिसमें जीडीपी बहुत ज़्यादा लोवेस्ट रही पास्ट के जीडीपी डेटास के अनुसार, और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर और ग्रॉस वैल्यू एडेड में काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस देखने के लिए मिला है इस बार, जिसमें एक इंडस्ट्रीज़ का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जिससे आज जितने भी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो जीडीपी में 50% तक बने रहते थे, वो एक्सपेंडिचर आज 60% तक बढ़ चुके हैं, जिससे आज कंज्यूमर द्वारा बहुत कम अपने कैश को स्पेंड किया जा रहा है इस पैंडेमिक में, जिसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है जॉब्स पर और इनकम्स पर आज। और जो गवर्नमेंट कंजप्शन था वो पहले 16% का था, लेकिन उसमें भी आज गिरावट आई है, जिसके कारण आज गवर्नमेंट के पास पब्लिक स्पेंडिंग के लिए कोई मनी नहीं है, फंड नहीं है, जिससे आज उसमें 22% तक की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जिसके कारण आज गवर्नमेंट डिमांड्स को तो जनरेट कर ही नहीं पा रही है। और जब भारत की इकॉनमी में ग्रॉस फिक्स कैपिटल बनाने वाले मॉडल में भी कमी आई है, और आज भारत के गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा कमी आती जा रही है। आगे बोला जाता है कि आज भारत की इकॉनमी 4 गुना ग्रोथ कम हुई है, जिससे आज जीडीपी सिर्फ 56,962 करोड़ की रह गई है। और एक इकॉनमी अच्छी होने से ही इलेक्ट्रिसिटी व अन्य सर्विसेज प्रदान की जाती हैं कंट्री में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में वहाँ के व अन्य फील्ड्स में जो फैसिलिटीज़ आज सिर्फ 4.4% तक ही दी जा पा रही हैं आज भारत में। और भारत का ग्रॉस वैल्यू ऐड भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हुआ है ऑफिशियल IIP डाटा के अनुसार। उन सेक्टर्स में जिनके द्वारा बोला गया कि आज 6.7% तक की गिरावट देखी गई है उन सेक्टर्स में जुलाई सितंबर मंथ में। और यही नहीं बल्कि NSO के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 0.6% तक की पकड़ देखी गई है दोबारा से रिकवरी, जबकि पिछले क्वार्टर से ही ये सेक्टर 39% तक ख़त्म हो चुके हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इस शुरुआती फिस्कल ईयर से ही गिरावट को रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें इन्वेंट्री का पूरा ना होना एक कारण ये भी रहा इस सेक्टर के गिरने का। अंत में बोला जाता है कि भारत की इकॉनमी में फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज जो ग्रॉस वैल्यू एडेड में चौथा हिस्सा अपना कंट्रीब्यूटेड करती थी, वो भी आज ख़त्म हो चुकी हैं, जिसके कारण इन सेक्टर्स में आज 88.3% तक की गिरावट देखी गई है। और आज फाइनेंशियल सेक्टर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इकॉनमी के लिए, जो एक क्रेडिट फैसिलिटीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिससे आज इंडस्ट्रीज़ को लोन क्रेडिट फैसिलिटीज़ ना होने से वो सारे बिजनेस आज ठप पड़े हैं, आज इकॉनमी बंद पड़ी है। और आज इकॉनमी में
डिमांड को जल्द से जल्द रिवाइव करना होगा, जिसके आधार पर ही इस इकॉनमी के गिरते हुए गिरावट को रिकवर किया जा सकेगा। तो गाइस ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट एंड आई विश कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।